नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीजीटेट 2020 पेपर 2 जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 को हुआ था। उसमें पूछे गए विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों के बारे में। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर। और प्रश्न में दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ रख देंगे 4:9। तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4/9 का वर्ग। 4 का हो जाएगा वर्ग 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। इस तरह से त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है 16:81, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ये एक आयत है। अब प्रश्न में बोला है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है परसेंटेज परिवर्तन के लिए। परसेंटेज परिवर्तन बराबर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ वृद्धि हुई है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा यहाँ पास, और कमी हुई है तो यहाँ बी की जगह निगेटिव हो जाएगा। तो मार्क देंगे तो यह हो जाएगा वृद्धि हुई है तो हो जाएगा प्लस बी प्लस यहाँ 20% कमी हुई है तो यहाँ माइनस बी धन 20 गुना यहाँ देखिए 20% कमी हुई है तो यह हो जाएगा ऋण 20/100। देखिए ये धन 20 और ये ऋण 20, ये दोनों कट गया। यहाँ पास एक शून्य यहाँ पास एक शून्य और एक शून्य कट गया। ये हो गया 2 गुणित ऋण 2, तो ये हो जाएगा ऋण 4%। अब देखिए यहाँ ऋणात्मक आया है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल में 4% की कमी आई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 4% की कमी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है ये एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और दो घन को बराबर से जोड़ दिया गया है। तो एक और घन जो कि 12 सेंटीमीटर भुजा है उसको इसे बराबर से जोड़कर एक परिणामी घनाभ बनाया गया है। अब प्रश्न पूछा है इस परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। अब देखिए यहाँ परिणामी जो घनाभ है उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, लेकिन लंबाई जो है ये 12 और धन 12 ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ मार्क देंगे लंबाई में 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पास लंबाई है जो 24 सेंटीमीटर। तो मार्क रखने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा 2 गुना 24 गुना 12 धन 12 गुना 12 धन 12 गुना 24। इसे आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुना देखिए 24 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 288 धन 12 गुणित 12 करेंगे तो हो जाएगा 144 और 12 गुणित 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 288। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुनी देखिए 288 धन 144 धन 288 करेंगे तो ये हो जाएगा 720 के बराबर, और 2 गुणित 720 करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह से घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 1440 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है घन मूल के अंदर आयतनों का अनुपात। अब प्रश्न में दिया है आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो यहाँ पास रख देंगे आयतनों के अनुपात की जगह में, तो यह हो जाएगा भुजाओं का अनुपात बराबर घनमूल के अंदर 1/27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में। तो ये हो जाएगा भुजाओं का अनुपात बराबर 1/3। अब यहाँ पास निकल के आ गया है भुजाओं का अनुपात 1/3, और प्रश्न में पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर। यहाँ पास हम भुजाओं का अनुपात 1/3 निकालिए हैं, तो यहाँ मार्क देंगे तो यह हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1/3 का वर्ग। तो यह हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 3 का हो जाएगा 3 त्रिके 9। इस तरह से क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1/9, मतलब 1:9, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा। तो ये एक बेलन है और इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब प्रश्न में दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो मान रख देंगे यहाँ पास, तो हो जाएगा 2πRh बराबर 264। एच का मान दिया है यहाँ पास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और पाई का मान होता है 22/7, तो इसका मान भी रख देंगे तो ये हो जाएगा
2 गुना पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर और एच की जगह रख देंगे ये 14 बराबर 264। हमें यहाँ आर का मान निकालना है, बेलन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आर बराबर 264, ये 7 इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा 264 गुणित 7, और ये 2 गुना 22 गुना 14 ये नीचे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 264 गुना 7 बटे 2 गुना 22 गुना 14। उसके बाद ये हो जाएगा, इन सबको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। इस तरह से जो बेलन की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच दिया है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, आर यहाँ से निकाले हम 3 सेंटीमीटर, तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर पाई की जगह रख देंगे ये 22/7, आर 3 निकाले हैं तो जाएगा 3 का वर्ग गुना एच है 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो ये जाएगा 22 गुना 9 गुना 2, इन सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर 396 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होता है, तो दिएगा ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय। बाकी तीनों ही ऑप्शन रासायनिक समीकरण से सूचना प्राप्त होता है, जैसे गैसीय अभिकारक एवं उत्पाद के आपेक्षिक आयतन, अभिकारक एवं उत्पाद के आपेक्षिक अणुओं की संख्या और एक रासायनिक परिवर्तन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा के मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, n बराबर 1 से n बराबर 2 में। अगला प्रश्न है निम्न के मध्य कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में निर्दिष्ट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न विधियों में कौन सा एक विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने से। बाकी तीनों ऑप्शन पोटेशियम परक्लोरेट को 650 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से, MnO2 पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से और ऑक्सोन पर जल की क्रिया से, इन तीनों से ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है, तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, N3H हाइड्रोजन एजाइड, इसे हाइड्रोजोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न क्रमांक 101 से प्रश्न क्रमांक 103 के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित करने के खर्च के प्रतिशत विवरण का पता चलता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए सवालों का जवाब दें। एक पुस्तक प्रकाशित करने में हुए विभिन्न व्यय प्रतिशत में प्रमोशन लागत 10%, मुद्रण लागत 20%, परिवहन लागत 10%, कागज की लागत 25%, बाइंडिंग 20% और रॉयल्टी 15%। प्रश्न है अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में रुपये 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा। तो प्रश्न में दिया है प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, तो मुद्रण लागत कितना है इसमें 20%, तो यह हो जाएगा 20% बराबर प्रश्न में दिया है 30,600 रुपये। अब प्रश्न में पूछा है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा, तो रॉयल्टी कितना प्रतिशत है 15%। जब 20% बराबर 30,600 है तो 15% बराबर हो जाएगा ये 30,600 गुना 15/20। जब 30,600 को 20 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1530, उसके बाद ये 15 है तो ये गुना 15, 1530 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15% बराबर 22,950 रुपये, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखिए ये पूरा 360 डिग्री है। अब प्रश्न में पूछा है रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 360 डिग्री। अब प्रश्न पूछा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कितना है 15%। जब 100% बराबर 360 डिग्री है तो 15% बराबर हो जाएगा 360 डिग्री गुना 15/100। ये 1 शून्य कट गया और इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15% बराबर 54 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक की कीमत सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के 20% ऊपर चिन्हित की गई है। पुस्तक की अंकित मूल्य 180 रुपये, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। तो प्रश्न में दिया है पुस्तक की कीमत क्रय मूल्य के 20% ऊपर चिन्हित की गई है और अंकित मूल्य है 180 रुपये, तो
पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। तो माना पुस्तक का क्रय मूल्य है 100 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 180 रुपये अंकित किया, मतलब 20% ऊपर की गई क्रय मूल्य से। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर 1 से गुणित 120% 100 का, और अंकित मूल्य है यहाँ दिया है प्रश्न में 180 रुपये। तो ये हो जाएगा 100 गुना 120/100 बराबर 180। तो 1 से बराबर हो जाएगा ये 180, ये 100 इधर चला जाएगा गुना हो जाएगा तो 100, और ये 120 इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा बटे 120। तो हो जाएगा 1 बराबर 180 गुना 100 बटे 120। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 150 रुपया, मतलब पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो 150 रुपया है। अब प्रश्न में पूछा है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। तो कागज की लागत यहाँ पास दिया है देखिए 25%। तो 150 का 25% निकालेंगे तो यह हो जाएगा कागज की लागत मूल्य बराबर 150 का 25% हो जाएगा 25/100। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 37.50 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न क्रमांक 104 एवं प्रश्न क्रमांक 105 के लिए निम्नलिखित पट्टी चार्ट दुनिया भर से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रुझान को दर्शाता है। ये और प्रश्न पूछा है 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या था। तो ये अनुपात हो जाएगा 1997 में निवेश बटे 1992 में निवेश। देखिए 1997 यहाँ पास लिखा है, इसमें निवेश कितना है 31.36, और 1992 यहाँ पास लिखा है, इसमें निवेश है 5.7। तो मार्क देंगे तो जाएगा अनुपात बराबर हो जाएगा अभिष्ट अनुपात 1997 निवेश 31.36 और 1992 में निवेश 5.7। जब 31.36 को 5.7 से भाग देंगे तो हो जाएगा अभिष्ट अनुपात 5.50, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में एफडीआई में सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित हुई है। तो इस पट्टी चार्ट को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि 1996 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। देखिए 1995 में 10.22 और 1996 में 24.23। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 24.23 ऋण 10.22। तो ये वृद्धि कितनी हुई है 14.01। इस तरह से एफडीआई में सबसे ज्यादा वृद्धि वर्ष 1996 में हुई है। अगला प्रश्न है तीन भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो तीन भिन्न बिंदु है, मान लो जो तीनों एक सरल रेखा में है तो एक सरल रेखा बन सकता है, त्रिभुज भी बन सकता है। अगर इस तरह से कोई तीन बिंदु है यहाँ पास तो एक त्रिभुज भी बन सकता है। तीन बिंदुओं से हम कोण भी बना सकते हैं, लेकिन इन तीन बिंदुओं से हम शंकु नहीं बना सकते। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शंकु। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लासरूम ऑपरेशन। अगला प्रश्न है पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधों द्वारा। पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग अंधों द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जियोजेब्रा एक ज्यामितीय बीजगणित तथा कैलकुलस सिखाने का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सीखने का अवसर बढ़ाना। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। एक गर्म एवं दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है, कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा। देखिए निर्वात में रखा गया है तो गर्म वस्तु विकिरण के कारण उसका जो तापमान है वो कम हो जाएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विकिरण के कारण गर्म वस्तु का तापमान कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। देखिए दो दर्पण जो है वो दोनों समानांतर है, इस तरह से दोनों के बीच जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो अनंत होगा। इस तरह से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनंत। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब होगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब होगा एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दोगुना। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आवृत्ति। बाकी तीनों ही वेग तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक इन तीनों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है
यदि 27 की घात m बराबर 81 की घात n, तब m का वर्ग अनुपात mn कितना होगा। तो प्रश्न में दिया है 27 की घात m बराबर 81 की घात n। हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 के रूप में और 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 के रूप में। देखिए 3 की घात 3 बराबर होगा 27 और 3 की घात 4 बराबर होता है 81। जब आधार समान हो तो घात बराबर हो जाता है। तो यह हो जाएगा 3m बराबर 4n। तो इसी तरह से और लिख सकते हैं 3m, दोनों साइड m का गुना करेंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न में पूछा है m का वर्ग अनुपात mn। तो ये बनाने के लिए हम दोनों साइड m का गुना किए हैं। तो हो जाएगा 3m गुना m बराबर 4n गुना n। तो ये हो जाएगा m गुना m करेंगे तो हो जाएगा 3m का वर्ग बराबर 4mn। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इस mn को इस साइड ले आएंगे और 3 को इस साइड। तो हो जाएगा m का वर्ग बटे mn बराबर 4/3। और यही प्रश्न में पूछा है m का वर्ग अनुपात mn क्या होगा। तो m का वर्ग अनुपात mn बराबर हो जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि 49 की घात n धन 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 49 की घात n बराबर 7 की घात 2021, तब n बराबर कितना होगा। तो प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 49 की घात n को जोड़ने पर 7 की घात 2021 के बराबर है और प्रश्न में पूछा है n के बराबर क्या होगा। तो ये 7 बार 49 की घात n है को जोड़ा है तो इसी तरह से लिख सकते हैं हम गुना के रूप में 7 गुना 49 की घात n बराबर 7 की घात 2021 और 49 को लिख सकते हैं हम 7 की घात 2 के रूप में। तो ये हो जाएगा 7 गुना 7 की घात 2, मतलब ये हो जाएगा 7 7 49। तो 7 की घात 2n बराबर 7 की घात 2021। जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाएंगे यहाँ पास। तो ये हो जाएगा 7 की घात 2n धन 1 बराबर 7 की घात 2021। देखिए अब यहाँ पास आधार समान है तो ये घात बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n धन 1 बराबर 2021। ये एक को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा 2n बराबर 2021 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2020। अब 2020 को जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा n बराबर 1010। इस तरह से n बराबर हो जाएगा 1010, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा। तो प्रश्न में बोला गया है यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 होता है, तो ये एक संख्या है और ये उसका व्युत्क्रम है, दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर है, 6 के बराबर। तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस एक से का वर्ग और इस एक से के वर्ग का व्युत्क्रम ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 1 से धन 1/1 से बराबर 6, तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 से धन 1/1 से का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। अब देखिए ये किसके फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 1 से का वर्ग धन 1/1 से का वर्ग धन 2ab, मतलब 2 गुना x गुना 1/x बराबर ये हो जाएगा 6 6 का 36। ये एक से और ये एक से कट गया, यहाँ पास बचा कितना, 2। तो ये हो गया 1 से का घात 2 धन 1/1 से घात 2 धन 2 बराबर 36। ये धन 2 है, इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा ऋण 2। तो ये हो जाएगा 1 से के घात 2 धन 1/1 से घात 2 बराबर 36 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 34। यही प्रश्न में पूछा है 1 से के घात 2 धन 1/1 से घात 2 बराबर कितना होगा। तो ये हो गया ऑप्शन डी 34 के बराबर। यदि दो क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो, तब इसका चौथा पद क्या होगा। तो प्रश्नानुसार ये एक श्रेणी है 1 2 3 4 5 6। प्रश्न में क्या बोला है, 6 पद वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना है। तो जो अंतिम पद 6 है ये प्रथम पद 1 का 6 गुना है। इसी तरह से एक और श्रेणी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। दो क्रमागत समान अंतर है इसमें, देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है सब में। अब प्रश्न में बोला है श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना है। तो देखिए यहाँ पास देखिए श्रेणी का जो अंतिम पद 12 है ये प्रथम पद 2 का 6 गुना है। एक और श्रेणी लेते हैं 3 6 9 12 15 और 18। इसमें भी श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद 3 का 6 गुना है। प्रश्न पूछा है तब इसका चौथा पद क्या होगा। देखिए इसमें चौथा पद जो है वो 4 है,
इसमें चौथा पद है वो 8 है और इसमें चौथा पद है वो 12 है। इस तरह से देखिए, इसमें 4 है, 8 है, 12 है। इसका मतलब क्या है? निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि दो क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो, तब इसका चौथा पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए, क्योंकि तीनों में अलग अलग आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए देखता है। तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों समान वेग से चल रहे हों? तो देखिए, ये एक पोल है, यहाँ पास पिकॉक मयूर बैठा है और यहाँ पास एक सांप है। प्रश्न में दिया है 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर। देखिए, पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर जिसकी ऊंचाई है, पोल की ऊंचाई 3 मीटर। एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए देखता है। पोल की ऊंचाई जो है 3 मीटर और इसे 3 गुनी दूरी पर पोल से, तो जाए 3 त्रिक 9 मीटर। तो ए से एस तक की दूरी है 9 मीटर और ए से पी तक की दूरी है 3 मीटर। तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों समान वेग से चल रहे हों? तो देखिए, दोनों समान वेग, देखिए पी यहाँ से कूदेगा, यहाँ पास कहीं पास पकड़ेगा और ये एस जो है सांप वो पोल की तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों का जो वेग है वो समान है। तो मान लेते हैं ये बी कोई बिंदु है, यहाँ पास मयूर हो सांप को पकड़ लेगा। देखिए, यहाँ पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए पी बी में, और पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमें यहाँ लंब ए पी पता है, कर्ण नहीं पता है, और आधार यहाँ कोई बिंदु पी है, उसकी जो दूरी है पोल से ये भी नहीं पता है। लेकिन प्रश्न में दिया है यदि दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो ये P से B तक की दूरी और B से S तक की दूरी समान होगी। तो मान लेते हैं A से B तक की दूरी 4 है, तो कर्ण की जगह हमें निकालना है, यही कर्ण निकालना है P से B तक। लंब की जगह रख देंगे ये 3 और आधार की जगह 4 रखें। 4 अभी माने हैं, 4 मानेंगे तो ये देखिए PB और जो BS है वो निकल जाएगा बराबर, इसलिए हम 4 रखे हैं। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और ये 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिक 9 और ये 4 चौक 16, 16 और 9 हो जाएगा ये 25। इस तरह से कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए पी बी 5 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए यहाँ से ए एस तक की दूरी है 9 मीटर, क्योंकि पोल से 3 गुनी। यदि हम 4 को घटा दें 9 में, तब 5 मीटर निकल के आ जाएगा। देखिए तब हो जाएगा ये पी बी बराबर 5 मीटर, यहाँ भी हो गया, और बी एस बराबर 5 मीटर ये भी हो गया। अब प्रश्न में पूछा है तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा। तो ये बी कोई पॉइंट है, यहाँ पर सांप को पकड़ा है, तो ए से बी तक की दूरी जो निकालना है वो है 4 मीटर। जो माने थे 4 वही है यहाँ पर 4 मीटर। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु P और Q A ऋण 5 और B 3 1 को मिलाने वाली रेखा पर इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QB, तो PQ का मध्य बिंदु है। यहाँ PQ जो है वो AB को मिलाने वाली रेखा पर है। तो ये कोई रेखा है, AB को मिलाने वाली रेखा पर P यहाँ पास है और Q यहाँ पास है, क्योंकि प्रश्न में दिया है AP बराबर PQ बराबर QB है, और प्रश्न पूछा है PQ का मध्य बिंदु है। तो ये PQ का मध्य बिंदु यहाँ पास हो जाएगा। देखिए, और AP बराबर PQ बराबर QB है, तो जो मध्य बिंदु है वो AB का भी मध्य बिंदु होगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये निर्देशांक जो है देखिए x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। तो यहाँ पास कितना है ऋण 2 5 और यह है 3 1। मध्य बिंदु निकालना है, तो देखिए ऋण 2 और ये 3 को जोड़कर आधा कर देंगे, और यहाँ पास 5 और ये 1 को जोड़कर आधा कर देंगे। ये हो जाएगा ऋण 2 धन 3 बटे 2 और ये 5 धन 1 बटे 2। देखिए यहाँ पास ऋण 2 और ये 3 को जोड़ के आधा किया है और 5 और 1 को जोड़कर आधा किया है, क्योंकि ये ए बी का भी मध्य बिंदु है। तो हो जाएगा ऋण 2 धन 3 करेंगे तो जाएगा 1 बटे 2 और 5 धन 1 6 बटे 2। ये 2 एकम 2 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 3। तो पी क्यू का मध्य बिंदु है 1 बटे 2 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो
बी से AC तक लंबवत की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक ABC कोई त्रिभुज है। प्रश्न में दिया है A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो A से BC तक की लंबवत लंबाई ये 15 सेंटीमीटर है। BC बराबर है ये 8 सेंटीमीटर, AC बराबर ये 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न में पूछा है तो B से AC तक की लंबवत लंबाई क्या है, तो B से AC तक की लंबवत लंबाई क्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम यहाँ एक बार BC को आधार मानेंगे और एक बार AC को आधार मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि त्रिभुज एक ही है ABC, तो दोनों बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, एक बार इसे AC को आधार माने हैं तो हो जाएगा आधार 24 गुना H। तो ये B से AC की जो लंबवत लंबाई जो ऊंचाई है उसे हम H माने हैं और यही हमें ज्ञात करना है। बराबर 1/2, एक बार इसे 8 को आधार माने हैं BC गुना इसकी जो लंबवत ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 8 गुना 15 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और ये 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पास 12 आ जाएगा, 2 1 कम 2, ये 2 चौक 8। इस तरह से H बराबर यहाँ पास 4 बचा है तो 4 गुना 15, यहाँ पास 12 बचा है, इस साइड आ जाएगा तो बटे में, तो हो जाएगा 4 गुना 15 बटे 12। इन सबको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा H बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती है। तो त्रिभुज बनने के जो नियम है वो है a+b ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a-b। इस तरह से अगर होगा जो मान त्रिभुज का तो ही त्रिभुज बनेगा। तो प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो a की जगह 5 सेंटीमीटर रख देते हैं और b की जगह रख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 धन 1.5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 ऋण 1/5। तो ये हो जाएगा 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो जाएगा 6.5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन ये 5 में 1.5 उठाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब प्रश्न में पूछा है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। जो तीसरी भुजा जो x है वो 6.5 से बड़ा नहीं हो सकता और 3.5 से छोटा नहीं हो सकता है। तो प्रश्न में देखिए 3.5 से जो बड़ा है वो है 4.1, बाकी सभी और 3.6 और 3.8, लेकिन जो ऑप्शन ए 3.4 सेंटीमीटर है वो 3.5 से छोटा है। इस तरह से त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में O एक वृत्त का केंद्र है और AOC बराबर 120 डिग्री, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। कोण ये BDC ज्ञात करना है। यहाँ पास प्रश्न में दिया है AOC 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा COB। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये इतना है 120 डिग्री, तो 180 में 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास 60 डिग्री के बराबर। और बिंदु BC कोण BOC द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 होगा तथा परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। देखिए यहाँ पास बिंदु BC मतलब कोण BOC द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 होगा, क्योंकि देखिए पूरा 180 है, 180 मतलब 120 घटा के देंगे तो यहाँ पास कितना बचेगा 60 डिग्री। केंद्र पर बना कोण 60 होगा तथा परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। तो ये देखिए ये परिधि पर बना कोण यही निकालना है, तो ये केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। इस तरह से यहाँ पास हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। समांतर चतुर्भुज ABCD में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABC और D और इसके कोण है x, y, 2z और z ऋण 15। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब x बराबर 2z और y बराबर z ऋण 15 होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2z और z ऋण 15 बराबर y। चूंकि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन चारों कोण को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो ये हो जाएगा z ऋण 15 धन 2z धन y धन x बराबर 360 डिग्री। अब प्रश्न में मतलब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये x बराबर 2z और z ऋण 15 बराबर y। तो x और y का मान यहाँ पास रख देंगे x और y की जगह में, तो हो जाएगा z ऋण 15 धन 2z धन y की जगह रख देंगे z ऋण 15 और x की जगह रख देंगे ये 2z बराबर 360। तो हो जाएगा z 3z
4z और 4 2 6z बराबर ये हो जाएगा ऋण 30 और ऋण 30 जो इस साइड चल जाएगा तो होगा धन 30। तो 6z बराबर 360 धन 30। 360 धन 30 करेंगे तो 390 और 390 6 इस साइड आ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। इस तरह से z बराबर 390 बटे 6, 390 को 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा z बराबर 65 डिग्री। तो z बराबर 65 डिग्री निकल कर आ गया है और 1 से बराबर होता है 2z के बराबर और z बराबर 65 डिग्री। तो मार्क देंगे तो जाएगा 1 से बराबर 2 गुना 65। तो 2 गुना 65 करेंगे तो 1 से बराबर 130 डिग्री। और ये है y बराबर z ऋण 15। तो y मत z 65 डिग्री है, 65 में 15 घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो 65 ऋण 15 करेंगे तो ये 50 डिग्री। इस तरह से 1 से बराबर 130 डिग्री, y बराबर 50 डिग्री और z बराबर 65 डिग्री निकल कर आ गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धारा का औसत मान शून्य होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट जो है वो ऐसे चलता है, तो हम इसका जब औसत निकालते हैं तो इसका मान जो होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे चलता है। तो दोनों को जब औसत निकालेंगे तो ये धारा का औसत मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला संबंध। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है वो है ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डाउनलोडिंग। जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर के 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर एसटीपी पर मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आयतन है। तो देखिए प्रश्न में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर का द्रव्यमान 10% है, जिसमें 90% शुद्ध है। तो ये 10 ग्राम का 90% करेंगे तो यह हो जाएगा ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का द्रव्यमान 9 ग्राम। जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका रिएक्शन हो जाएगा इस तरह से, ये CaCO3 का हो जाएगा ये CaO प्लस CO2। तो हो जाएगा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 निकला है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा ये 100 ग्राम और 1 मोल में होता है 22.4 लीटर। जब 100 ग्राम में 22.4 लीटर तो 9 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 ग्राम में 22.4 बटे 100 गुना 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.016, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, 2.016 लीटर। इस तरह से 9 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को प्रबलता के साथ गर्म करने पर CO2 का आयतन जो होगा वो 2.016 लीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेरास्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रोटीन एवं कैलारिसिस की कमी के कारण। मेरास्मस जो है वो प्रोटीन एवं कैलारिसिस की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्त काल से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधे दूरी तक चलने में लगा समय है। तो हमें समय ज्ञात करना है। आयाम दिया है 9 और आवर्तक काल दिया है वो 4 सेकंड। विस्थापन का जो फार्मूला होता है वो है y = a cos ω t। और प्रश्न में पूछा है तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधी दूरी तक चलने में लगा समय। तो आयाम के आधे दूरी तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा a/2। तो y का मान यहाँ रख देंगे a/2, तो ये हो जाएगा a/2 बराबर a cos ω t। ये a और ये a कट गया तो हो जाएगा ये cos ω t बराबर 1/2। और cos में 1/2 का मान कब होता है? 60 डिग्री, मतलब π/3। इस तरह से ω/t बराबर π/3 हो जाएगा और t बराबर हो जाएगा π/3 ओमेगा। और ओमेगा का मान होता है 2/t। तो इस ओमेगा का मान को यहाँ पास रख देंगे, ये t बराबर ये पाई और ओमेगा की जगह रख देंगे, जो है 2π/t। तो हो जाएगा ये t ऊपर चले जाएगा और 3 गुना 2π। ये पाई कट गया, t बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब t बराबर आवर्तकाल t बटे 6। और t का मान यहाँ दिया है 4 सेकंड, मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा t बराबर t बटे 6 और इस t का मान रख देंगे 4, तो हो जाएगा 4/6। 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस तरह से
टी बराबर 2/3 सेकंड। तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधी दूरी तक चलने में लगा समय है वो है 2/3 सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 2/3 सेकंड। कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्ल वर्षा और विषाक्त धातु इम्प्यूरिटी के साथ राख। अगला प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बनाया गया उपकरण है वो है ऑप्शन बी थर्मोकपल। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुण सूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी पश्चावस्था। एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण पादप प्लवक, घास, वृक्ष ये सभी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है? तो मनुष्यों में विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है वो है ऑप्शन ए सामान्य जुकाम। एडिज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक है? तो एडिज मच्छर जो है वो डेंगू रोग के वाहक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग होगा, तो दिएगा ऑप्शन इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में ज्यादा। ध्वनि का वेग होगा शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में ज्यादा। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वह अनुभव करता है, तो दिएगा ऑप्शन इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? धारामापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या जनरेटर? तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन व्यापम ने ऑप्शन डी जनरेटर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? दिए गए ऑप्शन इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन सी शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल में। एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V²/R। यहाँ P जो है वो पावर है, V है वोल्ट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो प्रश्न में दिया है एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। बल्ब का पावर है जो बल्ब का वो है 100 वाट, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, तो R बराबर हो जाएगा ये V²/P। तो V की जगह रख देंगे 220 वोल्ट और P की जगह रख देंगे 100, तो ये हो जाएगा R बराबर 220 का वर्ग बटे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 220 गुना 220 बटे 100, ये 1 शून्य 1 शून्य और ये 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, और 22 गुना 22 करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 484। इस तरह से इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो 484 ओम है। उसके बाद बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति है, तो P बराबर होता है पावर शक्ति V²/R। R हम यहाँ से निकाल रहे हैं 484 ओम, P निकालना है पावर। इस बार क्या है, बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो V की जगह रख देंगे 110, तो ये हो जाएगा V की जगह रख देंगे 110, तो 110 का वर्ग और R की जगह रख देंगे 484 ओम। आगे हल करने पर हो जाएगा P बराबर ये 110 गुणित 110 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,100 बटे 484। जब 12,100 को 484 से भाग देंगे तो हो जाएगा P बराबर 25 वाट। इस तरह से एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है वो है ऑप्शन ए 25 वाट। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपये हो। माना वस्तु का क्रय मूल्य है 100 है और प्रश्न में दिया है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर बेचा जाए। तो 5% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 100 का 105%, और 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 100 का 95%। और प्रश्न में दिया है 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर, तो ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो कितना है वो 60 रुपये के बराबर है। इस तरह से 105 100 बटे 100 ऋण 95 100 बटे 100 बराबर 60 हो जाएगा। देखिए दोनों में हर समान है, इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा 105 x ऋण 95 x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 100 बटे 100 बराबर 60।
ये एक शून्य कट गया और ये 10 60 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 से बराबर 600 रुपये। इस तरह से उस वस्तु का विक्रय मूल्य है वो है 600 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तब मूलधन कितना था? 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर के लिए फार्मूला होता है P गुना R बटे 100 का वर्ग। यहाँ P जो है वो मूलधन है और R जो है वो दर है, तो हमें मूलधन P निकालना है, R दिया है ये 5%, तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा P गुना R की जगह 5 बटे 100 का वर्ग। देखिए 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 200, तो ये दिया है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 200, तो यहाँ पास 200 रखे हैं। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400। इस तरह से 200 बराबर P गुना 1 बटे 400, 400 को इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा P बराबर 80,000 रुपये। इस तरह से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तब मूलधन होगा वो है ऑप्शन ए 80,000 रुपये था। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 7,960 है जिसमें 4,660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न में दिया है कुल जनसंख्या 7,960 है, महिलाओं की संख्या है 4,660, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या को घटा देंगे, मतलब 7,960 में 4,660 घटाएंगे तो हो जाएगा 3,300। इससे पुरुषों की संख्या होगी वो है 3,300। साक्षर जनसंख्या, तो साक्षर जनसंख्या कितना है? 60% कुल जनसंख्या का साक्षर है, तो साक्षर जनसंख्या तो कुल जनसंख्या है 7,960, उसका 60% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 60 बटे 100, तो साक्षर जनसंख्या बराबर हो जाएगा ये 1 शून्य और ये 1 शून्य कट गया। अब 796 गुणित 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 4,776 के बराबर। साक्षर महिलाएं, देखिए कुल महिलाओं की संख्या है 4,660 जिसमें 70% महिलाएं साक्षर है, तो साक्षर महिला हो जाएगा 4,660 का 70%, तो ये 1 शून्य कट गया। अब 4,066 में 7 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3,262। कुल साक्षर जनसंख्या है 4,776 और साक्षर महिलाएं हम 3,262। हम कुल साक्षर जनसंख्या में यदि महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो ये हो जाएगा पुरुषों की, जो शिक्षित पुरुष है उसकी संख्या निकल कर आ जाएगी। इस तरह से शिक्षित पुरुष है वो है 4,776 ऋण महिलाओं जो साक्षर महिला है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3,262। तो 4,776 में हम 3,262 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1,514, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या होगी वो है 1,514, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? तो औसत गति का फार्मूला है औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी दिया है ये 165 किलोमीटर और 73 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा कुल दूरी बराबर हो जाएगा 165 किलोमीटर धन 73 किलोमीटर, और कुल समय जो है ये देख 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में। तो समय जो है कुल समय ये 95 मिनट, तो घंटा में बदलने के लिए इसे 60 से भाग दिए हैं, धन 1500 सेकंड, और सेकंड जो है 1500 सेकंड को मिनट में बदलने की से ये 60 गुणित 60 से भाग दें, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 सेकंड। आगे से और लिख सकते हैं इसे, ये औसत गति बराबर देखिए 165 और 73 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 238, हो जाएगा 95 बटे 60 धन, तो देखिए 1 शून्य कट गया तो होगा 15 बटे, ये होगा 6 6 36। इसे आगे 5 से और भाग देंगे इसे 95 बटे 60 को, और इसे 15 बटे 36 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 238 बटे देखिए 19 पंचे 95 और 12 पंचे 60 धन, ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और 12 तिया 36। देखिए दोनों में देखिए 19 बटे 12 धन 5 बटे 12, दोनों में हर समान है, तो ये 19 और 5 जुड़ जाएगा और जो 12 है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत गति बराबर 238 गुना 12 बटे 19 धन 5, तो ये हो जाएगा 238 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,856 और 19 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 5 24। अब 2,856 में 24 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 119। इस तरह से रेलगाड़ी की औसत गति है वो है 119 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।